फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। वैसे तो हमने मैंने अपनी वीडियो के फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप पीछे देख लेना। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। वेल, सर्किट डायग्राम तो इजीली है, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सेल बनाना होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, वायर दिखानी है, एमीटर, वोल्टमीटर और स्विच और रजिस्टर। जो हमने पीछे देखा कि हमने एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में तो मैंने अपनी वीडियो में प्रीवियस बता दिया है। अब हम देखते हैं तो ये जो रजिस्टर होता है ये इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है करंट का फ्लो कितना ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, सिग्नल जो भी है उस करंट सर्किट डायग्राम में करंट का कंट्रोल करना, इसलिए हम इस रजिस्टर को यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम में। अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले तो ये देखें कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ रिलेशनशिप है किसका, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस हमने पीछे पढ़ा था, यानी ओम्स लॉ किसका रिलेशनशिप है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कौन से कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो करंट है वो किसके थ्रू फ्लो करता है, कंडक्टर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जो आई है, हम करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से, और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, वी से। यानी आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के। ये जो साइन है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसको हम डायरेक्टली, यानी कि करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के। यानी कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सिंपल सी है कि करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब ये वैसे भी उल्टा भी हो सकता है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। अब हमने जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, आर यूज कर लिया। जो आर है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस यानी मतलब एक कांस्टेंट है। हमने इसको हटाने के लिए हमने आर का यूज कर लिया, यानी V इज इक्वल टू आर इंटू में आई। ये हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, यानी आर क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम देखें कि हमने आई इसके नीचे लिया है, यानी V अपॉन में आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, करंट, और R क्या है, कांस्टेंट। यानी हमारे ये एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। जो V और I अपॉन में I इज इक्वल टू R, यानी कि हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब जो R है इसका हमारे पास डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन the ends of conductor and current flowing through the constant quantity called resistance। यानी रेजिस्टेंस क्या है, V अपॉन में I बन गया। ये I अगर हमने ऊपर ले आया तो ये क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू में R। यानी ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। अगर हमें कभी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछ रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रखा हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमसे करंट पूछ रखा है तो ये आर V के नीचे हम ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन में R बन जाएगा। यानी कि अब करंट क्या है, यहाँ से दो चीजें आती हैं कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, V के। अब जो सेकंड क्या है, जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, यानी R के। यानी अगर करंट है ये सेकंड में, अगर करंट बढ़ेगा तो R क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर करंट डिक्रीज होगा तो R क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही ऊपर अगर करंट बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर करंट डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो आई है वो आर के क्या होगा, अगर करंट इंक्रीज है तो ये जो आर है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अब इसके हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू
wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate resistance between these point. अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता ही है 0.1 है, और एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है, करंट, यानी 2 एम्पियर क्या है हमारे पास, करंट है. रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन में I इज इक्वल टू में R, यानी V वोल्ट और I V क्या दे रखा है हमारे पास 0.1 और I क्या दे रखा है, करंट कितना दे रखा है 2. इससे हम अपना रेजिस्टेंस निकाल लेंगे. इसको काट देंगे तो 0.05 हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा. और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम लगाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या वो ऐसा यूनिट क्या है, ओम लगाएंगे. बोल. अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे पास सेंड कर सकते हैं, या कोई आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप वो भी कमेंट करके आप मेरे पास भेज सकते हैं. अब हम बात करते हैं गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स और इंसुलेटर्स की. गुड कंडक्टर्स तो हमें पता ही है कि जो हमें जिनकी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. जैसे कॉपर वैसे कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके अंदर कॉपर वायर्स ही यूज करते हैं जो कम करंट पास आउट करें, यानी ज़्यादा करंट. जैसे हम कभी फ़ोन की वायर देखते हैं जिसमें अगर कभी करंट आता है तो बहुत ही मिनिमम करंट हमें लगता है अगर कभी, तो यानी वो क्या है, हमारा गुड कंडक्टर होते हैं. अब अगर हमारे रेजिस्टर्स की बात करें जिनकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पावर होती है वो हमारे रेजिस्टर होते हैं. जैसे जिनमें निक्रोम, मैग्नीशियम जैसे वायर यूज करते हैं, जैसे आयरन इस्त्री होती है, अगर उसमें कभी करंट आता है तो हमें बहुत जोर से शॉक लगता है, यानी वो क्या है, वो हाई पावर वाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, यानी वो क्या है, वो रजिस्टर है. अब इंसुलेटर्स तो हमें पता है इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, यानी जैसे रबर है. अब रबर कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक सोक करता है, यानी कितना ज़्यादा उसकी पावर है कि वो करंट लगने नहीं देता, यानी वो क्या है, एक इंसुलेटर है. अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. अब जो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के जो कंडक्टर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं. सबसे पहले लेंथ, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर. फिर आता है एरिया, यानी थिकनेस की एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो कंडक्टर का, वो कितना इफेक्ट डालता है. फिर आता है नेचर ऑफ मटेरियल. फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर. अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के. लेंथ किसकी है, हमारी कंडक्टर की. अगर हमारा R इंक्रीज करेगा तो हमारी लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. अगर हमारा R डिक्रीज होगा तो लेंथ भी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी. यानी कि अब हम देखते हैं अगर लॉन्ग वायर होगी हमारी कंडक्टर की तो वो उसका क्या रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर शॉर्ट वायर होगी तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो लो होगा. दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो रेजिस्टेंस है वो एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर R हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी जो एरिया है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अगर R हमारा डिक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा, हमारा इंक्रीज करेगा. अगर वायर की थिक वायर होती है तो उसका लेस रेजिस्टेंस होगा, अगर थिन वायर होती है तो उसका मोर रेजिस्टेंस होगा. अब अगर जो वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डायमीटर के, क्या, स्क्वायर ऑफ इट डायमीटर, यानी स्क्वायर होती है उसके डायमीटर की. अगर 1/2 है उसकी वायर की रेजिस्टेंस 1/2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4. अगर 1/3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा. यानी जो वायर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो डायमीटर की स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बोल. इफेक्ट ऑफ नेचर, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट हमारा टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ नेचर यही है कि हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे नेचर ऑफ मटेरियल. मटेरियल कैसा है, ये कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है, बस ये जो हमने ऊपर के जो दो पढ़े हैं फर्स्ट और सेकंड वो इम्पोर्टेंट है, उससे ही हमारे अगले हमारा आएगा रेजिस्टिविटी. अब इफेक्ट ऑफ नेचर और टेम्परेचर कुछ खास नहीं है, बस यही है कि ये डिपेंड करेगा उस मटेरियल के ऊपर. और टेम्परेचर है, अगर हमारा टेम्परेचर रेज करेगा तो रेजिस्टेंस भी मेटल का रेज करेगा, अगर डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा.